गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 104 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज हम डिस्कस करेंगे लघु बीजाणु जनन। इससे पहले आपने माइक्रोस्पोरेंजियम की डिटेल स्टडी पिछले लेक्चर में कर ली है। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या है। आप कहेंगे लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया अर्थात लघु बीजाणुओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स हैं उन माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर्स का जो निर्माण है, ये प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन है। अब देखो ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपने कहा था, ये पढ़ा था आपने कि जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, स्पोरोजीनस सेल्स बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, या फिर आप पढ़ चुके हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये जो हैं वो द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो आपके पास लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका है जिसकी गुणिता आप कह रहे हैं 2n है, डिप्लॉयड है। इस लघु बीजाणु मातृकोशिका में स्टूडेंट्स होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको न्यूनकारी विभाजन या फिर आप बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां लघु बीजाणु मातृकोशिका में न्यूनकारी विभाजन होने से लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित हो जाएगा। ये लघु बीजाणु चतुष्क की जो कोशिकाएं हैं, स्वाभाविक है द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये एन होंगी, हैप्लॉइड होंगी, अगुणित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया हमें पढ़नी है कि कैसे ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो देखो ये एक लघु बीजाणु धानी में बना रहा हूं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और आप ये जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे जो बाहर वाली परत होती है, ये सबसे बाहर वाली परत इसकी क्या कही जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे बाहर वाली मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखें आप, शब्दों पे ध्यान दें। ये है टैपिटम। एंथर की सबसे अंदर वाली परत है ये। ठीक है, ये टैपिटम है, पोषक परत है। पिछले लेक्चर में आपने कंप्लीट डिटेल इसकी पढ़ी थी। और इसमें हम कह रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं किस फॉर्म में एक्ट कर रही हैं, किस प्रारूप में, किस रूप में काम कर रही हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसमें जो कोशिकाएं हैं ये काम कर रही हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये है टैपिटम और ये है एमएमसी या फिर पीएमसी। प्लोइडी क्या है 2n, द्विगुणित कोशिका है। यहां से इसमें आप करवाइए अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन आप करवा दीजिए। और इससे आपने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लोइडी n है, जो मैंने इधर भी लिख रखी है। अब जो लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया है, ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे दो प्रकार से होती है। आप कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, नोट करते जाएं मेरे साथ साथ, लघु बीजाणु चतुष्क दो प्रकार से निर्मित होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो बच्चों दो प्रकार से निर्मित होते हैं, दो प्रकार के डिवीजन में होंगे। एक होता है सक्सेसिव डिवीजन और एक होता है साइमल्टेनियस डिवीजन। तो सक्सेसिव उत्तरोत्तर विभाजन और साइमल्टेनियस डिवीजन आप कह सकते हैं साथ साथ जो विभाजन होने वाला है उसकी बात की जा रही है।
एक तो देखिए सक्सेसिव डिवीजन, उत्तरोत्तर विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन या फिर क्या हुआ, उत्तरोत्तर विभाजन हुआ। दूसरा जो स्टूडेंट्स प्रोसेस है ये है साइमल्टेनियस डिवीजन, सतत विभाजन, ठीक है, साथ साथ होने वाला विभाजन या फिर सतत विभाजन। तो देखो इससे क्या होगा, सक्सेसिव टाइप ऑफ जो डिवीजन है ये हम कहेंगे उत्तरोत्तर जो विभाजन है वो तुलनात्मक रूप से एडवांस्ड टाइप है, एडवांस्ड टाइप। आप कहेंगे स्टूडेंट्स प्रगत प्रकार है, ये किसकी तुलना में, साइमल्टेनियस डिवीजन की तुलना में प्रगत प्रकार है। और इस प्रगत प्रकार में क्या होगा, जैसे ये कोशिका थी, डिवीजन या विभाजन की प्रक्रिया में जब गई तो दो केंद्रक जब यहां बने तो इसी समय इसमें आप ये कह सकते हैं वॉल का फॉर्मेशन हो गया, वॉल लेयर। वॉल लेयर बनने से इसमें क्या हुआ, दो कोशिकाएं निर्मित हो गई। ये जो दो कोशिकाएं इसमें निर्मित हुई, आगे जाकर ये भी डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं और इस प्रकार से आप कहेंगे ये जो चतुष्क बनेगा, इस चतुष्क में आपको क्लियर कट सब में वॉल फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो ये जो चतुष्क बनता है इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ठीक है। इसको बच्चों बोला जाता है समद्विपार्श्विक चतुष्क, समद्विपार्श्विक चतुष्क, ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड इसको बोला जाएगा, समद्विपार्श्विक चतुष्क। और आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो है, समद्विपार्श्विक चतुष्क इसको जो बोला जा रहा है, ये मोनोकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप ये कहेंगे, एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, किस में बनता है, मोनोकोट्स में बनता है। दूसरे टाइप का जो है बच्चों वो साइमल्टेनियस है। इसमें देखो क्या होगा, कोशिका डिवीजन या विभाजन में जब जाती है तो आप कहिए इस प्रकार से केंद्रक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चलती है। चारों अगुणित केंद्रक बन जाने के बाद जो चतुष्क है, टेट्राड है, वहां साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस इसमें हो पाता है। एक केंद्रक ये है, एक पीछे की तरफ अरेंज हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास बन जाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बना, देखो ये बना टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्कोणीय चतुष्क। इसको आप कहेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड। चतुष्कोणीय चतुष्क, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल टेट्राड या चतुष्कोणीय चतुष्क है, इस टेट्राहेड्रल टेट्राड में या चतुष्कोणीय जो चतुष्क है, इसका फॉर्मेशन देखिए क्या हुआ, इसमें और उसमें फर्क क्या है। इसमें आप कह सकते हैं केंद्रक बनने के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता रहा, लेकिन यहां कोशिका द्रव्य विभाजन सबसे लास्ट में हुआ है। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड यहां बनेगा, इसमें आप कहेंगे साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर कंप्लीट डिवीजन। मैं इसमें लिख रहा हूं कोशिका द्रव्य विभाजन संपूर्ण विभाजन प्रक्रिया के बाद होता है। संपूर्ण विभाजन प्रक्रिया के बाद।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको मिलेगा डाइकोट्स, ठीक है। डाइकोट्स जो हैं उनमें साइमल्टेनियस डिवीजन से टेट्राहेड्रल टेट्राड या फिर आपको मिल जाएगा चतुष्कोणीय चतुष्क। वैसे देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुल 5 प्रकार के टेट्राड बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स, और इसमें आप कह सकते हैं 5 प्रकार के चतुष्क बनते हैं, 5 प्रकार के चतुष्क। आपको पता होना चाहिए रैखिक, क्रॉसित, टी आकार, और देखो 2 ये रहे, समद्विपार्श्विक और चतुष्कोणीय। समद्विपार्श्विक और चतुष्कोणीय। तो आपके काम के ये दोनों हैं, ठीक है। एक मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। सिर्फ मैंने बता दिया है टाइप, हमें इतना ही पूछा जा सकता है। हालांकि ये भी एनसीईआरटी ने नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में किस प्रकार से चतुष्क संरचनाएं निर्मित होती हैं। सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा, इसको हमें यहां स्टडी करना है। तो टाइटल आपका होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंटल प्रोसेस हम यहां पढ़ेंगे। ये आपके पास सिंगल सेल था, इसको आपने कहा एमएमसी। प्लोरिडी क्या है बच्चों? 2n, द्विगुणित है। इस एमएमसी की स्थिति ये होती है, डिवीजन या विभाजन में जाने से पूर्व ये थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाएगी और इस तरीके से वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण इसमें हो जाएगा। एनसीईआरटी ने पूरा एक सीक्वेंस दे रखा है, देखो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और कुछ डायग्राम में बता रखे हैं, मेंशन नहीं किया है। तो आपको हर एक चीज बारीकी से यहां समझनी है, बिल्कुल कारण सहित मैं आपको बताऊंगा हुआ कैसे ये सब। तो ये हुआ वैक्यूल, इसमें वैक्यूल रिक्तिका या रसधानी है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी के ही डायग्राम में आपको इस सेल में ये बता रखा है, 2 छोटी रिक्तिकाएं फाइनली एक बड़ी रिक्तिका का रूप लेंगी, समेकित हो जाएंगी, ठीक है। ये सेल है और ये रिक्तिका, ये है एमएमसी 2n। अब इसमें डिवीजन या विभाजन आपको करवाना है, तो इसमें जब विभाजन की प्रक्रिया होगी तो स्थिति ये बनेगी। देखिए हम एडवांस टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, वो ही आपको वहां दे भी रखा है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, वो एडवांस टाइप वाला डायग्राम आपको दे रखा है। और इस एडवांस टाइप के डायग्राम में ये देखो 4 माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड में या जो गुरु बीजाणु चतुष्क हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड या गुरु बीजाणु चतुष्क, सॉरी माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु सॉरी, में ऐसे ये व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो पाया? तो आप ये कहेंगे इस एमएमसी में यहां हुआ मियोसिस। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, इसके मियोसिस का जो प्रोसेस है, उस मियोसिस के प्रोसेस में, रिडक्शनल डिवीजन के प्रोसेस में, जो एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल थी, वो मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड में परिवर्धित होने से पहले अपना प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट कंप्लीट करती है, जैसा ओबीएस है, होगा ही। अब ये जो टेट्राड बन गया, इस टेट्राड में देखो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, तो यहां इसकी ये जो टेट्राड पोजीशन है, ये चतुष्क स्थिति है। इस चतुष्क स्थिति में ही एक्जाइन का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, एक्जाइन की पैटर्निंग शुरू हो जाएगी।
तो देखो पैटर्निंग तो कौन करता है, इस माइक्रोस्पोर का साइटोप्लाज्म, आप ध्यान से सुने, माइक्रोस्पोर का साइटोप्लाज्म एक्साइन की पैटर्निंग करेगा। लेकिन जैसे ही ये माइक्रोस्पोर्स मुक्त होंगे तो जो टैपिटम है वो टैपिटम इसकी थिकनिंग बढ़ाने का काम करेगी, इसकी जो एक्साइन है उस एक्साइन का स्थूलन बढ़ाने का काम करेगी, जैसे पीछे मैं आपको बता चुका हूं। तो उस स्थूलन या थिकनिंग जो है बढ़ाने की प्रक्रिया को हम ये भी कह सकते हैं कि जो टैपिटम है वो माइक्रोस्पोर की एक्साइन की पैटर्निंग में हेल्प करती है, पैटर्निंग में हेल्प करती है। ये लीजिए, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये है स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर टेट्राड, प्लोरिडी N है। अब इसमें देखो काम की बात ये है, इन बिटवीन इसमें कॉमन कैलोज वॉल है, ये जो ब्लैकिश दिखा रखा है आपको, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी इसी तरीके से आपको एक ब्लैकिश थिक वॉल दिखा रखी है। ये जो ब्लैकिश थिक वॉल आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है, ये आप कहिए कॉमन कैलोज वॉल है, कॉमन कैलोज वॉल, ठीक है, कॉमन कैलोज वॉल है स्टूडेंट्स। अब ये जो कैलोज का डिपोजिशन यहां हो चुका है, ये कैलोज यहां जो डिपोजिट हो गया है, इस कैलोज का जैसे डिसोल्यूशन होगा, कैलेज एंजाइम करता है, कैलोज का डिसोल्यूशन कैलेज एंजाइम करता है, तो वो कैलेज एंजाइम भी टैपिटम ही प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे ही डिसोल्यूशन होगा वैसे ही आप ये कह सकते हैं ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में ये माइक्रोस्पोर स्वतंत्र अवस्था में आ जाएंगे। आप पहले नहीं बनाए डायग्राम, मैं कैलोज डिसोल्यूशन यहां दिखा रहा हूं और इनको मुक्त होता हुआ यहां दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये लो, मेरे पास ये ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, इसलिए पहले नहीं बनाए। ये कैलोज जो लेयर थी उसका डिसोल्यूशन एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हो गया है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन कैलोज वॉल, कॉमन कैलोज वॉल हो गया डिसॉल्व। उससे वो माइक्रोस्पोर्स बच्चों फ्री कंडीशन में या मुक्त अवस्था में आ गए हैं। इन पे देखो इससे पहले क्या हो चुकी है, एक्साइन की पैटर्निंग हो चुकी है, इन पे एक एक्साइन परत जो अतिरिक्त परत है, एक्स्ट्रा लेयर है, वो बन चुकी है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अतिरिक्त परत या एक्साइन कब बन जाती है, तो आप ये कहेंगे अधिकतर आवृत बीजियों में या आवृत बीजियों में जो परिवर्धन है इसका, वो तो इनके मुक्त होने के बाद भी चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो एक्साइन है उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण, उसकी पैटर्निंग जो है वो कहां हो जाती है, जब ये लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जब टेट्राड कंडीशन में होते हैं, तभी उस पर क्या निर्मित हो गई है, एक्साइन, तभी उस पर निर्मित हो गई है एक्साइन, ठीक है। तो देखो ये इस पर निर्मित हो गई है एक्साइन, और ये इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोस्पोर। ये लघु बीजाणु चतुष्क है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आपका ये कंप्लीट है। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, आप ये कह रहे हैं लघु बीजाणुधानी में जो बीजाणु जनुत्तक कोशिकाएं हैं वो बीजाणु जनुत्तक कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या फिर पोलन मदर सेल पराग मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। उसमें रिडक्शनल डिवीजन या उसमें न्यूनकारी विभाजन होता है, उसमें मियोसिस होता है, उस मियोसिस के होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। बच्चों लघु बीजाणु चतुष्क दो प्रकार से निर्मित होते हैं, एक आपने कहा सक्सेसिव है और दूसरा आपने कहा साइमल्टेनियस है। जो सक्सेसिव है उससे समद्विपार्श्विक चतुष्क निर्मित होता है, ये एडवांस्ड टाइप है, ये प्रगत प्रकार है तथा मुख्य रूप से एक बीजपत्री पादपों में ये संपन्न होता है। दूसरा आपने कहा साइमल्टेनियस डिवीजन जो है वो डाइकोट्स में आपको कॉमनली मिलेगा, और इसमें क्या होगा, सारे केंद्रक बनने के बाद आप ये कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस या कोशिका द्रव विभाजन होगा। जबकि इसमें कोशिका द्रव विभाजन एक केंद्रक एक के बाद एक, जैसे पहला डिवीजन हुआ, दो केंद्रक बने तो उन दोनों के बीच में साइटोकाइनेसिस होते हुए वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। अब इधर जो
एमएमसी थी वो रिडक्शनल डिवीजन शो करते हुए कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है और माइक्रोस्पोर टेट्राड की कंडीशन में यहाँ क्या होता है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ये एमएमसी है, सेल एनलार्ज होगी, वैक्यूलर फॉर्म में आ जाएगी और ये वो डिवीजन में जब आती है, जैसे ही ये स्टूडेंट्स डिवीजन में आती है या डिवीजन ये शो करती है, ठीक है। ये स्टेप आपको माइक्रोस्पोर में भी दे रखे हैं आगे, मैंने पहले बता दिए हैं कि एमएमसी में भी ये चेंजेस हो सकते हैं या एमएमसी में भी इस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। तो ये एमएमसी फाइनली माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरीके से बना देती है। जैसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर्स या चतुष्क के चारों जो लघु बीजाणु हैं ये मुक्त होते हैं, तो इस स्थिति में ये होते हैं, मतलब इन पर एक्साइन जो है उसका आंशिक निर्माण हो चुका है, अब इसका स्थूलन बाकी है। तो ये इसका स्थूलन जो है वो टैपिटम करवाएगी पूरी तरीके से। अब इसके आगे के डेवलपमेंट के लिए टैपिटम उत्तरदायी है, ठीक है। इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, इन परिवर्धित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषित करने, परिवर्धित करने के लिए टैपिटम उत्तरदायी है। इस एक्साइन पर पोलन किट, इस एक्साइन पर कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स, इस एक्साइन पर आप स्टूडेंट्स कहेंगे स्पोरोपोलिन, जो पहले मैं बता चुका हूं, वो सारे पदार्थ और सब्सटेंसेज के जमाव के लिए कौन उत्तरदायी है? टैपिटम। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक का प्रोसेस आपने देख लिया, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन होते हुए माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है। अब माइक्रोस्पोर जो बन गया, इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है इसको हम स्टडी करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने कंप्लीट किया था, माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर से या लघु बीजाणु से पोलन ग्रेन या परागकण का निर्माण, और पोलन ग्रेन जो है वो फाइनली मेल गैमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद में कैसे परिवर्तित होता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था, लघु बीजाणु चतुष्क, उस लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित सभी लघु बीजाणु एक्टिव या सक्रिय रहते हैं। सबसे पहली बात आप लिखेंगे सभी लघु बीजाणु एक्टिव या क्या रहेंगे? सक्रिय। अब ये जो लघु बीजाणु एक्टिव या सक्रिय हैं, कौन से लघु बीजाणुओं की बात की जा रही है? यहां आपने पढ़ रखा है आइसो बायलैटरल या समद्विपार्श्विक प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क यहां निर्मित हुआ है। और ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है इसमें उपस्थित सभी लघु बीजाणु अब स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। जब स्वतंत्र अवस्था में ये आते हैं, ध्यान रखें आप अभी भी ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर ही इनकी उपस्थिति है, तो बाहर इन पर एक्साइन का फॉर्मेशन हो चुका होता है जब ये टेट्राड स्टेज में थे तभी। अब इस एक्साइन की आपको पता है थिकनिंग प्रोसेस या इसके स्थूलन की जो प्रक्रिया है ये लगातार जारी रहती है। तो इस प्रकार से आपके पास ये प्रत्येक मियोसिस से, प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु है, आपने कहा सारे लघु बीजाणु जो हैं वो सक्रिय हैं, और ये सक्रिय लघु बीजाणु यहां बनाते हैं पोलन ग्रेन्स या परागकण। ये जो पोलन ग्रेन्स और परागकण होंगे, पोलन ग्रेन्स और परागकण मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्रक्रिया होती है। तो देखो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो परागकण में कैसे परिवर्तित होते हैं इसको हम स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले पोलन ग्रेन्स के बारे में हम देख लेते हैं। आप कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोलाकार संरचना। एनसीईआरटी ने लिख के आपको दे रखा है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में ये इतना है 25 to 50 μm इन डायमीटर, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर 25 to 50 μm इन डायमीटर है, इसकी जो वॉल है
वॉल, इसको आप कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोर की वॉल होती है, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर्स हैं, स्पोरोडर्म। और इस स्पोरोडर्म को स्टूडेंट्स हम आगे डिवाइड कर सकते हैं एक्साइन और इंटाइन। तो जो पोलन ग्रेन हम स्टडी करते हैं, वो पोलन ग्रेन जब मुक्त होता है तो अधिकतर आवृत बीजियों में द्विकोशिकीय अवस्था में, आप कहेंगे मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या अधिकतर आवृत बीजियों में परागकण टू सेल्ड स्टेज या द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। टू सेल्ड स्टेज या द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। हेलो, हाँ जी। तो देखिए, आपने कहा अधिकतर आवृत बीजियों में जो परागकण हैं वो द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। तो द्विकोशिकीय अवस्था में जब स्टूडेंट्स ही मुक्त होता है और ये स्टिग्मा पर लैंड करता है, मैंने फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ, पुष्प की संरचना के साथ ही आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन या परागकण है ये स्टिग्मा पर लैंड करता है और स्टिग्मा इसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर? जो स्टिग्मा है स्टूडेंट्स वो क्या है? पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए, ये बाहर वाली संरचना एक्साइन स्पोरोडर्म की दो परतें हैं, आपने कहा एक्साइन, और जो अंदर वाली संरचना है ये है इंटाइन। ये इंटाइन जो एग्जैक्टली क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स सेल वॉल है। और जो एक्साइन है, देखिए इस एक्साइन पर कौन से पदार्थों का जमाव होता है ये आप नोट करिए। इन सब पदार्थों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन सबसे ज्यादा दृढ़, आप ये कहते हैं मोस्ट रिजिड सब्सटेंस ऑफ नेचर। मैं एक वर्ड इंग्लिश में लिख रहा हूं रिजिडिटी के लिए, मोस्ट रिजिड। ठीक है। स्पोरोपोलेनिन के अलावा स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंट होते हैं पोलन किट। उसके अलावा यहां प्रेजेंट होता है कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स। ये जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स हैं, प्रतियोगी प्रोटीन्स, जो एग्जैक्टली स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो स्टिग्मेटिक टिश्यू के साथ एक अन्योन्य क्रिया करते हुए वहां जर्मिनेट करने का, वहां अंकुरित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक्साइन पर होता है। इंटाइन एग्जैक्टली आपने कहा क्या है? सेल वॉल है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अब देखो, इसमें 2 से 3 जगह आपको प्लग दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्लग हैं इनको बच्चों कहा जाता है जर्म पोर। जो प्लग है इनको क्या कहा जाता है? जर्म पोर। और जर्म पोर जो है वहां से क्या होगा? ये जर्म पोर फैसिलिटेट करते हैं पोलन ट्यूब। जर्म पोर से पोलन ट्यूब नहीं बनती है, जर्म पोर के द्वारा होते हुए, जनन छिद्र कहा जाता है, इस जनन छिद्र के द्वारा होते हुए आप कहेंगे पोलन ट्यूब या पराग नलिका। जब ये पराग कण अंकुरित होगा तब पराग नलिका यहां से बाहर आएगी। जनन छिद्र फैसिलिटेट द पोलन ट्यूब, तो आप ये कहेंगे पराग नलिका को सुसाधित करता है। पराग नलिका को सुसाधित करता है। पराग नलिका को ये क्या करता है? सुसाधित करता है। ठीक है। अर्थात पराग नलिका जर्म पोर से होते हुए निकलती है। ये जर्म पोर जो है वो बेसिकली कैलोज प्लग, कैलोज जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, इस कैलोज प्लग के द्वारा स्टूडेंट्स बंद रहते हैं। जैसे स्टिग्मा पर जाता है तो जिस तरफ से ये
स्टिग्मा को टच करेगा उधर का कैलोज प्लग डिसॉल्व हो जाएगा और वहां से ही आप ये कह सकते हैं इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में विकसित हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया हम स्टडी करेंगे। अब देखो जो जर्म पोर का नंबर है, जर्म पोर की जो संख्या है या नंबर है, इस संख्या या नंबर के आधार पर आप ये कहते हैं मोनोकॉलपेट कंडीशन होती है, मोनोकॉलपेट, बाइकॉलपेट एंड ट्राइकॉलपेट, ट्राइकॉलपेट। तो स्टूडेंट्स मोनोकॉलपेट, बाइकॉलपेट और ट्राइकॉलपेट, ये जो तीनों स्थितियां हैं, इनमें क्या है, जर्म पोर का नंबर मोनोकॉलपेट में 1 है, बाइकॉलपेट अगर है तो जर्म पोर स्टूडेंट्स 2 हैं, और ट्राइकॉलपेट कंडीशन अगर है तो जर्म पोर या आप कहेंगे जर्म पोर्स कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हम देखें तो जो डाइकॉलपेट या बाइकॉलपेट कंडीशन है ये बेसिकली मोनोकॉट्स में होगी, मोनोकॉट्स, और ये जो है वो स्टूडेंट्स कंडीशन होगी डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स में ये कंडीशंस होगी। क्लियर है? अब देखो यहां इस पर जो उपस्थित पदार्थ हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले। देखिए स्पोरोपोलिन मोस्ट रिजिड होने के साथ साथ आप कह सकते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स तथा टेम्परेचर, तापमान से भी डिग्रेडेशन इसका नहीं होता, नो डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं विघटन जो है वो नहीं होगा, ये डिग्रेड नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर में भी और एंजाइम के इफेक्ट से भी। तो केमिकली ये क्या है, केमिकल नेचर इसका आपको पता होना चाहिए। केमिकली आप ये कह सकते हैं एक बायोलॉजिकल पॉलीमर है, केमिकली या रासायनिक दृष्टि से आप कहेंगे ये है बायोलॉजिकल पॉलीमर। केमिकली ये बायोलॉजिकल पॉलीमर है और ये जो बायोलॉजिकल पॉलीमर है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ होता है, अर्थात सर्वाधिक दृढ़ पदार्थ है, मोस्ट रिजिड सब्सटेंस है। और इस बायोलॉजिकल पॉलीमर के केमिकल कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो फैटी एसिड्स हैं, इन फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो यहां आप कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ और स्टिफ या फिर रिजिड होने के कारण इसका यूज है, ये बहुत यूजफुल होता है पोलन प्रिजर्वेशन में। पराग कण जो संवर्धन है या संरक्षण है उसमें ये अधिकाधिक प्रयुक्त होता है, या उसके कारण आप कह सकते हैं पराग कणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एंजाइम और टेम्परेचर है वो इसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा केमिकली ये बायोलॉजिकल पॉलीमर है, एक जैविक बहुलक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। इसके अलावा फैटी एसिड्स की भी प्रेजेंस इसमें है। पराग कणों को जो है वो ये संरक्षण प्रदान करता है। इसकी उपस्थिति के कारण जो पराग कण है वो लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। पोलन प्रिजर्वेशन आपको पढ़ने को मिलेगा जिसके अनेक यूज और उपयोग हैं। उसके बाद देखो पोलन किट। पोलन किट आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स येलोविश पाउडरी फॉर्म है, येलोविश पाउडरी फॉर्म। येलोविश पाउडरी फॉर्म होने का मतलब आप कहेंगे ये चूर्णिल पदार्थ है, चूर्णिल। ठीक है, येलोइश पाउडरी फॉर्म और चूर्णिल पदार्थ ये है। अगली काम की बात, ये स्टिकी नेचर जो चिपचिपी प्रवृत्ति है ये पोलन किट प्रदान करता है पोलन ग्रेन या परागकण को, क्योंकि बेसिकली इसमें प्रेजेंस किसकी है, लिपिड कंटेंट की इसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंस होती है। लेकिन जो कलर का अपीयरेंस यहाँ है
वो कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? कैरोटीनॉइड्स के कारण आप ये कह सकते हैं यहां प्रेजेंस होती है चिपचिपी प्रवृत्ति के साथ साथ इसमें कैरोटीनॉइड्स की प्रेजेंस के कारण आप ये कह सकते हैं ये जो है वो कलर अपीयरेंस शो करता है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हिबिस्कस के पोलन ग्रेन को या मैच्योर पोलन को आप टच करते हैं तो आप अपनी फिंगर टिप्स पर येलोविश पाउडरी फॉर्म देखते हैं, पीले रंग का चूर्णिल पदार्थ आप देखते हैं। आपके हाथ पीले करने के लिए कौन उत्तरदायी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए पोलन किट। ठीक है, तो एक स्पोरोपोलेनिन आपने डिस्कस कर लिया है, पोलन किट आपने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद देखो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स। ये जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स इन एक्साइन पर, ये कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स यहां मेंशन कर देता हूं, कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स, कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स, ये जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स हैं ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पराग स्त्री केसर अनन्य क्रिया पराग स्त्री केसर अनन्य क्रिया जो है ये पराग स्त्री केसर अनन्य क्रिया में काम आते हैं। जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन स्टिग्मा, जो पिस्टिल का पार्ट है उस स्टिग्मा के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये कॉम्पिटेबल प्रोटीन भी कौन प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स? बाय टैपिटम। ये टैपिटम के फंक्शन में मैंने सारे आपको बता रखे हैं। यहां स्पोरोपोलिनिन का जमाव ये भी टैपिटम के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है। यहां पोलन किट का फॉर्मेशन ये भी आप कह सकते हैं टैपिटम ही प्रोवाइड करवा रही है। और जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स या प्रतियोगी प्रोटीन हैं ये भी टैपिटम के द्वारा ही प्रदत्त किए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट एक पोलन ग्रेन है, जिस पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखी। ठीक है, इतना आपको बेसिकली दे रखा है। अब इसमें पोलन वायबिलिटी, कितने टाइम तक ये जीवन क्षम रह सकता है, पोलन एलर्जी, ये स्टूडेंट सेपरेटली हमें दे रखे हैं, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इस अवस्था में आया और यहां से मेल गैमेटोफाइट में इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे हुआ उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। ठीक है, देखिए परिवर्धन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये आपके पास स्टूडेंट्स जो माइक्रोस्पोर किस में बदल रहा है, पोलन ग्रेन में वो है। वैसे इस पे एक्साइन की प्रेजेंस जो है वो हम अभी दिखा सकते हैं। इसका एक बेसिक रीजन ये है, आपने ये पढ़ लिया था कि जो एक्साइन है उसका निर्माण तभी हो जाता है जब लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित होते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में जब उपस्थित होते हैं तभी किसका निर्माण हो गया, एक्साइन का। तो ऑब्वियस है ये एक्साइन की उपस्थिति हम यहां से दिखा सकते हैं। उसके ठीक बाद वो मुक्त हुए माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्जन इनका कैसे होगा, देखो एनसीईआरटी ने एक सीक्वेंस दे रखी है आपको, उसी के डायग्राम्स में बना रहा हूं। ये जर्मपोर है, ये आप जानते हैं एक्साइन परत है, और ये स्टूडेंट्स जो अंदर वाली सेल वॉल लेयर है इसको हम कहते हैं इंटाइन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं दोनों स्पोरोडर्म का पार्ट है। ठीक है, अगले स्टेज में आप देखिए ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, और यहां ये वैक्यूल्स की प्रेजेंस सेल में या कोशिका में है। ऑब्वियस है ये केंद्रक पेरिफेरल पोजीशन में या परिधीय स्थिति में आ जाता है। तो ये तो आप कह सकते हैं वैक्यूल्स, और ये आप कह सकते हैं इसका पेरिफेरल न्यूक्लियस। अब देखो स्टूडेंट्स ये माइक्रोस्पोर सेल है, माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर जो सेल है ऑब्वियस है, इसकी प्लॉइडी या गुणिता क्या होगी, एन, हैप्लॉइड है, ये मियोसिस से बनकर आया है। अगली स्थिति में देखिए, इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा, विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो डिवीजन या विभाजन अगर इसमें हम देखें, विभाजन प्रारंभ हो जाएगा, ये डिवीजन या विभाजन की प्रक्रिया अगर आप इसकी देखें तो आपको देखने को ये मिलेगा कि यहां एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो यहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन है। ये बड़ी रिक्तिका आपने कहा, एसिमेट्रिकल डिवीजन, असममित विभाजन। और एसिमेट्रिकल डिवीजन होने से, असममित विभाजन होने से, देखिए यहां एग्जिस्टेंस में आएंगी दो कोशिकाएं, जिनमें एक कोशिका छोटे आकार की चपटी तथा दूसरी कोशिका बड़े आकार की, जो सामान्यतः गोलाकार अंडाकार स्थिति में होती है। ठीक है, ये जर्मपोर है। तो देखो ये जो सेल है इसको बच्चों कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर से डिवीजन के बाद में दो सेल बनी हैं, तो ऑब्वियस है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां होने वाला डिवीजन कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड सेल में डिवीजन हो रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन से या माइटोसिस से वेजिटेटिव सेल बन गया। वेजिटेटिव सेल के साथ साथ यहां आपको मिला जनरेटिव सेल। तो देखिए वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों बने, माइटोसिस से बने हैं, दोनों की प्लॉइडी ऑब्वियस है एन होगी। ठीक है, अब देखो इस जनरेटिव सेल का कैरेक्टरिस्टिक टाइम देखो, मैं कह रहा हूं ये जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल एंड फ्लैटन्ड, स्मॉल एंड फ्लैटन्ड, छोटी तथा चपटी होती है, ये स्मॉल और फ्लैटन्ड होगी। अब स्मॉल और फ्लैटन्ड सेल जो है वो इस वेजिटेटिव सेल के साथ ऐसे एक्सपेंडेड या विस्तारित अवस्था में होती है, और सामान्यतः आप ये कह सकते हैं ये दोनों कैलोज प्लग के द्वारा सेपरेट रहती है। अब जो चेंजेज आएंगे वो देखना स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, बहुत सीधी सीक्वेंस आप पकड़ो। ये जो फ्लैटेंड स्थिति है, चपटी अवस्था है, इससे ये स्फेरिकल स्टेज में जाएगी, गोलाकार अवस्था में आएगी, और गोलाकार से तर्करूपी अवस्था में चली जाएगी। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिखी है और डायग्राम में तर्करूपी स्टेज इसकी बता रखी है, स्पिंडल फॉर्म में ये जाएगी। अगला जो परिवर्तन है वो ये है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं डायग्राम में स्पेस के हिसाब से। ये स्टूडेंट्स जो सेल है वो ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में आने लगी है, स्फेरिकल। ठीक है, कौन सी सेल है ये, जनरेटिव सेल। ठीक है, ऑब्वियस है ये वेजिटेटिव सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस, जो बड़ा न्यूक्लियस मैंने यहां दिखाया है, ये इस पे जर्म पोर्स की प्रेजेंस है, वो ही इसमें एग्जाइन प्रेजेंट होगी। अब जनरेटिव सेल एन सेल, वेजिटेटिव सेल एन सेल। तो एक तरीके से ये जो वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल में स्फेरिकल फॉर्म में जनरेटिव सेल आ गई है। जनरेटिव सेल स्फेरिकल फॉर्म में आते आते अब फाइनली स्पिंडल फॉर्म में जाने वाली है। तो स्फेरिकल से इसका आकार, गोलाकार से ये कौन से आकार को प्रदर्शित करेगी, तो आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शित करने वाली है अब स्पिंडल शेप को। स्पिंडल शेप या तर्करूपी स्थिति, स्पिंडल शेप या स्टूडेंट्स तर्करूपी स्थिति जो है वो ये प्रदर्शित करेगी वेजिटेटिव सेल, ये आप कहेंगे जनरेटिव सेल, और अब जनरेटिव सेल देखिए स्पिंडल हो गई है। अब कैसी हो गई है, स्पिंडल। ठीक है, इसके बाहर देखो वो ही बच्चों एक्साइन उपस्थित है, ये जर्मपोर।
तो एक तरीके से जो वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है, तैरती रहती है, कह सकते हैं। मतलब इस स्पिंडल शेप के आने से पहले भी हम ये कह सकते थे, क्योंकि ये स्फेरिकल या गोलाकार अवस्था जो इसकी आती है, ये गोलाकार अवस्था इसकी जो आती है, तभी ऑलमोस्ट आप ये कहेंगे इसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लोटिंग कंडीशन में या तैरती हुई अवस्था में होती है। ये चपटी, गोलाकार और ये तर्करूपी, चपटी, गोलाकार और तर्करूपी। इस स्टेज के बाद अब ये जर्मपोर से होते हुए पोलन ट्यूब फैसिलिएट होनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा, स्टिग्मा पर लैंड करते ही द्विकोशी की अवस्था में, यहां आप ये कह सकते हैं इसी अवस्था में ये स्टिग्मा पर लैंड कर गया था, इसको आप लिख सकते हैं टू सेल्ड पोलन ग्रेन। और टू सेल्ड पोलन ग्रेन जो है अधिकतर आवृत बीजियों में, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ये द्विकोशी की अवस्था में ही किस पे लैंड कर जाता है? स्टिग्मा पर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब स्टिग्मा पर आप ये कह सकते हैं ये प्रोसेस सारी चल रही है, ये स्पिंडल या तर्कु रूपी अवस्था में जनरेटिव सेल आ गई है। तो ये देखो अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहां शुरू हो जाएगा। ये लीजिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन अब शुरू हो जाएगा। तो जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहां शुरू होता है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब यहां शुरू होता है, तो स्पिंडल शेप सेल बनने का फायदा क्या था? तो अब आप देखो, इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं। स्पिंडल शेप का सेल बनने का बेनिफिट ये था कि ये जो है वो इस पोलन ट्यूब में, जो पोलन ट्यूब इनिशिएट हो रही है, इनिशिएटिंग जो पोलन ट्यूब है, इस इनिशिएटिंग पोलन ट्यूब में, विकसित होती हुई पोलन ट्यूब या पराग नलिका में ये क्या हो सकता है? आराम से फैसिलिएट हो सकता है। इसलिए ये कौन सी अवस्था में आ गया था? तर्कु रूपी अवस्था में आ गई थी। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। देखो इंटाइन पोलन ट्यूब को बनाती है, इंटाइन से पोलन ट्यूब फैसिलिएट होती है। और आप देखिए जर्मपोर मैंने अब 2 ही बनाए हैं, शुरू से मैं 3 लेके चल रहा था। तो जर्मपोर से होते हुए यहां पोलन ट्यूब स्टूडेंट्स फैसिलिएट हो गई है। ठीक है, आगे के डायग्राम्स में देखिए मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट हम यहां पढ़ रहे हैं, कैसे मेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ, कैसे जो है वो मेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है। ये इस तरीके से देखिए पोलन ट्यूब, ये जर्मपोर जो है प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स जो पोलन ट्यूब में कौन सी सेल थी? जनरेटिव सेल थी। अब जनरेटिव सेल में डिवीजन होने लगा है, जनरेटिव सेल में डिवीजन होने लगा है। और जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में डेवलप हो जाएगी। मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग जनरेटिव सेल। ये लीजिए, ठीक है। और फाइनली आप ये दिखा सकते हैं, ये स्थिति है, ये पोलन ट्यूब या पराग नलिका, पोलन ट्यूब, पराग नलिका, देखिए पोलन ट्यूब या पराग नलिका, इस पराग नलिका का एक्सटेंशन होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है, या इसको मैं लिख सकता हूं ट्यूब न्यूक्लियाई। ये ट्यूब न्यूक्लियाई एग्जैक्टली न्यूक्लियस है किसका? वेजिटेटिव सेल का ये जो न्यूक्लियस था। और इसके अलावा इस पोलन ट्यूब में या पराग नलिका में आप कह सकते हैं क्या बने? 2 मेल
गैमेट्स, 2 मेल गैमेट इसमें डेवलप हो गए। इसके साथ ही ये पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब हुआ, पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के साथ जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, इसको आप स्टूडेंट्स कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ये होगा डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद। परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, ये परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद है। यहां एक काम की बात आपको और पता होनी चाहिए। देखिए, कई सारे बच्चों को ये डाउट होता है जनरली, यहां से थोड़ा सा सेल बायोलॉजी में कनेक्ट कर रहा हूं। जब स्टूडेंट्स इसमें से पोलन ट्यूब निकलना शुरू हुई थी, तो पोलन ट्यूब इसमें से कैसे निकली? तो आपने कहा जर्म पोर डिसॉल्व हो गया। अब जर्म पोर डिसॉल्व हुआ तो जो इंटाइन है वो एक अतिवृद्धि के रूप में बाहर आती है, बाहर की तरफ आती है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का एक प्रेशर उस तरफ जनरेट होता है। ठीक बात है। बाकी सब जगह तो स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, लेकिन जहां जर्म पोर है वहां स्पोरोपोलिनिन डिसकंटिन्यू है। स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति वहां नहीं है, जो सबसे रिजिड या दृढ़ सब्सटेंस है। तो यहां से जैसे ही पोलन ट्यूब निकलना प्रारंभ होती है, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आप ये कह सकते हैं किस तरफ शिफ्ट होने लगेगा? इस पोलन ट्यूब की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, ये जो स्पिंडल शेप तर्कु रूपी जनरेटिव सेल या जननिक कोशिका थी, ये इस पोलन ट्यूब में फैसिलिएट होगी और ये अब डिवाइड करते हुए 2 मेल गैमेट्स बना देगी। लेकिन जो पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस है वो भी इस जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो भी अब पोलन ट्यूब में एंटर कर जाएगा, क्योंकि देखो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, इलोंगेशन हो रहा है ना, ये देखो पोलन ट्यूब, आपने यहाँ इनिशिएशन दिखाया, यहां आपने कहा पोलन ट्यूब जो है वो इतनी बढ़ी, और एक फाइनल कंप्लीट डायग्राम हमने बना दिया, उसमें हमने पोलन ट्यूब की लेंथ काफी अच्छी दिखाई है। यही स्थिति है। तो ये पोलन ट्यूब का जो इलोंगेशन है, इस पोलन ट्यूब के इलोंगेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का संश्लेषण करना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं पोलन ट्यूब इंटाइन से बनी है, तो ऑब्वियस है इंटाइन तो सेल वॉल था, तो सेल वॉल को बनाने वाले घटकों का संश्लेषण करना पड़ा, जो कि बेसिकली उसके एंजाइम्स कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से ये जो टिप पार्ट है यहां आप ध्यान रखें, डिक्टियोसोम्स या जो गोल्जी बॉडी है वो मोस्ट एक्टिव कंडीशन में होते हैं, और मोस्ट एक्टिव कंडीशन में रहते हुए ये इस पोलन ट्यूब को इलोंगेट करवाते रहते हैं। ये ब्लॉक वाइज बढ़ती है, कैप ब्लॉक मेथड उसको बोलते हैं। थोड़ा बढ़ती है, फिर ब्लॉक कर लेती है, जिससे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वापस ऊपर नहीं जा सके, फिर बढ़ती है। तो इस तरीके से पार्ट्स में आप कह सकते हैं इसका इलोंगेशन होता है। जैसे देखो बच्चों, ये एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये पोलन ट्यूब बढ़ा, फिर ये ब्लॉक कर लेता है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ेगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कैप ब्लॉक मेथड के थ्रू इसका स्टूडेंट्स क्या होता है? इलोंगेशन होता है। तो जो पोलन ट्यूब का इलोंगेशन होता है, वहां इलोंगेट इसको करवाने के लिए जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, वो यहां इसको डायरेक्ट करता है। क्योंकि कोई भी इंट्रासेलुलर एक्टिविटी या सिंथेसिस की प्रक्रिया यहां अगर होगी, संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तो वो केंद्रक के बिना नियंत्रित नहीं हो सकती, इसलिए ट्यूब न्यूक्लियाई यहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। जबकि 2 सेल स्टेज का जो पोलन ग्रेन था, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, आंशिक रूप से परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद, और वो जो युग्मकोद्भिद आप देख रहे हैं वो पूर्णतः परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद है। तो जो मेल गैमेटोफाइट आपके पास यहां आया, ये मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब के साथ है, ये नर युग्मकोद्भिद पराग नलिका के साथ है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये 2 सेल स्टेज में या द्विकोशिकीय अवस्था में ही स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, और मैक्सिमम ये एक्टिविटी स्टिग्मा पर होती है। ठीक है, जो डिटेक्टेबल चेंजेस हैं वो देखिए, यहां पहले जब डिवीजन हुआ तो एसिमेट्रिकल हुआ। एसिमेट्रिकल डिवीजन या असममित विभाजन होने से ही 2 कोशिकाएं जो बनी वो आकार में भिन्नता रखती हैं। एक छोटी कोशिका होती है जननिक कोशिका, और एक बड़ी कोशिका होती है काई कोशिका। अब जो जनरेटिव सेल है उसके चेंजेस को आप नोट करिए। सबसे पहले आपने कहा फ्लैटेंड या चपटी थी, उसके बाद में इस फ्लैटेंड पोजीशन से ये स्पिरिकल फॉर्म में आने लगी, ये स्पिरिकल फॉर्म में आई, गोलाकार अवस्था में आ गई, और उसके बाद आप ये कहिए स्टूडेंट्स ये स्पिंडल शेप में चले गई, तर्कु रूपी अवस्था में आ गई।
और फाइनली तर्करूपी अवस्था में आने का बेनिफिट इसको क्या है कि जब पॉलन ट्यूब निकले तो उस पॉलन ट्यूब के अंदर ही एंटर कर सके। तो देखो यहां फिर एक क्वेश्चन बन जाता है, अधिकतर आवृत बीजियों में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन अर्थात जनरेटिव सेल में जो डिवीजन होता है वो कहां होता है? पॉलन ट्यूब में। डिवाइडिंग जनरेटिव सेल किसमें डिवाइड हो रही है? मैं लिख रहा हूं पीटी, पॉलन ट्यूब में। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टर है। अधिकतर आवृत बीजी पादपों में जो जनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब में ही डिवाइड होती है और पॉलन ट्यूब में विभाजित होते हुए वो 2 मेल गैमेट बना देती है और ये फाइनली आपके पास 2 मेल गैमेट रहे। तो ये स्टूडेंट सारे डायग्राम आप सीक्वेंस में बना लें, ए बी सी ई एफ, फिर जी है, एच और ये आई। ठीक है, तो ए टू आई यहां जो है वो आपके पास डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, ए टू आई। ये डायग्राम सारे आप नोट करें। अब इसके बाद में जो पॉलन वायबिलिटी है, पॉलन की स्टेबिलिटी है, पॉलन एलर्जी है, ये सब रेफरेंसेज हम नोट करें। हाँ जी, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेज एनसीईआरटी ने दे रखे हैं आपको। पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसका सबसे पहला रेफरेंस आपको पढ़ना है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जी का कारण है। पॉलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में एज एलर्जन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको पॉलन एलर्जी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ए फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉलन एलर्जी। आप कह सकते हैं पॉलन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, मैनी स्पीसीज। पॉलन ग्रेन्स कुछ एक स्पीसीज के जो है वो पॉलन एलर्जी कोज करते हैं और इसका स्टूडेंट्स एग्जांपल यहां भी आपको दे रखा है। एम्ब्रियोलॉजी के अलावा इकोलॉजी में भी रेफरेंस आप पढ़ते हैं, ये है पार्थेनियम। पार्थेनियम, जो पार्थेनियम है हिस्टीरोफोरस, अगर पूरा आपने लिखना चाहें, हिस्टीरोफोरस। ये पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस जो है ये एग्जैक्टली कैरेट ग्रास कहा जाता है, गाजर घास। ठीक है, कैरेट ग्रास कहा जाता है। इकोलॉजी में हम इसको एक्जोटिक स्पीसीज के फॉर्म में पढ़ते हैं जो कहीं से बाहर से लाई गई है। ठीक, तो ये जो पार्थेनियम हिस्टीरियोफोरस है ये स्टूडेंट्स डिजीज कोज करता है या फिर आप कह सकते हैं एलर्जी कोज करता है। एलर्जन के फॉर्म में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, आया कैसे था? आप लिखेंगे केम इन इंडिया, भारत में आया कैसे? विद कॉन्टामिनेटेड व्हीट। जो कॉन्टामिनेटेड या संदूषित हिंदी में जिसको कहते हैं, उस व्हीट के साथ पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस इंडिया में आया जो एलर्जी कोज करता है। ठीक है, अब इसकी जो एलर्जी है उस एलर्जी से जो होने वाला डिजीज है हे फीवर एक कहा गया आपको, हे फीवर ये कोज करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कोज करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। कुछ सीवियर डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो ये कोज करता है। आपने इसके अलावा भी पढ़ रखा होगा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा आप कहेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक पॉलन एलर्जी का एग्जांपल है। पॉलन एलर्जी कुछ प्लांट्स कोज करते हैं। 2 एग्जांपल इसके साथ मैं और जोड़ सकता हूं। एक पार्थेनियम आपने दिया लिखा, सॉरी, एमेरेंथस एंड चीनोपोडियम। जो एमेरेंथस और चीनोपोडियम है
ये एमेरेंथस और चीनोपोडियम भी स्टूडेंट्स एलर्जी कोज करते हैं, एज ए एलर्जन आप कह सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हैं एज एलर्जन, इनका भी एग्जिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, तो ये हुआ पॉलन एलर्जी। अब इसके बाद पॉलन वायबिलिटी, बी पॉलन वायबिलिटी। जो पॉलन वायबिलिटी का प्रोसेस है, ये देखिए किसी भी पॉलन ग्रेन का जो सर्वाइवल है, उसका जो जर्मिनेट करने का प्रोसेस है, उसको इंडिकेट करता है। एक तरीके से पॉलन वायबिलिटी पॉलन के लिविंग स्टेट को शो करता है, और लिविंग स्टेट में अगर होगा तो बच्चों क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन करेगा। ये जो पॉलन वायबिलिटी है, पराग जीवन क्षम या जीवन क्षमता इसको बोला जाता है। तो जो पॉलन वायबिलिटी है, इसका ड्यूरेशन अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे बहुत वेरिएशन है, फ्यू आवर्स टू कुछ घंटों से लेकर फ्यू मंथ्स तक पॉलन वायबिलिटी देखी जा सकती है। ठीक है, इसमें जैसे आप कहेंगे जो सीरियल्स हैं उनमें 30 मिनट्स की, जबकि कुछ फैमिली हैं उनमें मंथ्स की। एग्जाम्पल सीरियल्स, इनमें आप कह सकते हैं 30 मिनट्स मैक्सिमम एक टाइम आपको दे रखा है कि 30 मिनट तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, या उनमें जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। लेकिन फैमिलीज अगर आप देखें तो इनमें आप कह सकते हैं जैसे रोजेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, इनमें अप टू मंथ्स, कई महीनों तक स्टूडेंट्स जो है वो क्या बनी रहती है, पॉलन वायबिलिटी बनी रहती है। ये रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी आपने कहा। चलो, लेग्यूमिनेसी नहीं लिखा मैंने, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, और इनकी जो वायबिलिटी है, इस वायबिलिटी के बेसिस पर ही, जो जीवन क्षमता है इनकी, उसके बेसिस पर ही ये स्टोर किए जाते हैं। तो आप कहेंगे क्या बनाए जाते हैं, पॉलन बैंक। देखो, जो पॉलन बैंक की प्रक्रिया है उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये जो प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत ताप परिरक्षण हिंदी में बोलते हैं आप। कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट आप इसको देते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो वहां क्रायो प्रिजर्वेशन सीधा भी लिखा हुआ मिलता है हिंदी में भी कई बार, शीत ताप परिरक्षण के बजाय। तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये होगा। इसके साथ आप कहेंगे लिक्विड नाइट्रोजन पर या लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इनको प्रिजर्व किया जाता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जिससे कि प्लांट ब्रीडिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें काम में लिया जा सके। ठीक है, ये आप कहेंगे यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग। यूजफुल मेथड है किसमें स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, दैट इज एग्जैक्टली द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद लिक्विड नाइट्रोजन। इसको आप कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके अलावा देखिए पॉलन प्रोडक्ट्स हैं, पॉलन ग्रेन से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स हैं ये भी स्पेसिफिकली यूज होते हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये फैशन में है, इनको काम में लिया जाता है, एडिबल फॉर्म में या एनर्जी प्रोवाइडिंग फॉर्म में काम में इनको लिया जाता है। तो देखो, इसको देख लेते हैं, पॉलन प्रोडक्ट्स क्या है।
अगला आप थर्ड मेंशन करें, पॉलन प्रोडक्ट्स। पॉलन प्रोडक्ट्स, देखो ये जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन ये एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज होते हैं, एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज होते हैं। इवन जो पॉलिनेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो भी पॉलन ग्रेन्स को एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। और एनर्जी सोर्स क्यों यूज करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं, इनको आप कह सकते हैं पोषक या न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी इनमें ज्यादा होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इनमें काफी अच्छा होता है, मैंने ऊपर की तरफ इस पे एरो लगाया, मतलब हाई अमाउंट या मोर अमाउंट। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो मिनरल्स हैं उनकी प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स हैं ये टेबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में, जो पीने वाली दवाई आती है ना, टेबलेट और सिरप के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स वगैरह हुए। इसके अलावा रनिंग हॉर्स, जो दौड़ने वाले घोड़े हैं, हमारे यहाँ रिपीटर का बैच रनिंग हॉर्स होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। उनको पॉलन ग्रेन्स खिला के आप नहीं मोटिवेट कर सकते, तो ये टेबलेट्स और सिरप के फॉर्म में यूज किया जाता है। एथलीट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप कह सकते हैं इससे एनहांस किया जा सकता है, ये पॉलन सिरप्स और टेबलेट्स। ये स्टूडेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बार एग्जैक्टली ऐसे कैसा ही पूछा गया है, इनको पॉलन प्रोडक्ट्स आप कह देते हैं, ठीक है। वहां एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, एक टेबलेट का पिक्चर दे रखा है, तो उससे आप बहुत क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो कंजप्शन इनका जो होगा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के कारण ही होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये फिजियोलॉजी में आपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ा होगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स के बारे में ये सब रिमेनिंग रेफरेंसेस थे। सबसे पहले आपने पॉलन एलर्जी डिस्कस किया, पॉलन एलर्जी के बाद आपने डिस्कस किया पॉलन वायबिलिटी, कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है, रिलीज होने के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां से रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो आपने कहा बहुत वेरिएबल ड्यूरेशन है, फ्यू आवर्स से लेकर कुछ घंटों से लेकर, ठीक है। ये जैसे 30 मिनट्स का एक टाइम दिया गया सीरियल्स के लिए। ये व्हीट और राइस एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखे हैं, व्हीट एंड राइस आप ले सकते हैं। इनमें 30 मिनट्स तक, मतलब आप कह सकते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन से लेकर ये अप टू मंथ्स तक क्या रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो अप टू मंथ तक पॉलन वायबिलिटी शो करता है। जैसे आपने कुछ एग्जांपल लिखे, रोजेसी, सोलेनेसी और जो लेग्यूमिनेसी है, रोजेसी है, सोलेनेसी है और लेग्यूमिनेसी है, इनमें अप टू मंथ्स तक इनका सर्वाइवल है, ये अप टू मंथ्स ये जिंदा रहते हैं। फिर उसके बाद अगला रेफरेंस आप चेक करें, देखिए पॉलन बैंक्स मैंने इसी के साथ एक इंक्लूड करके आपको बताया, ये क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वहां भी आपको बताया जाएगा। और फाइनली आपने पढ़ा पॉलन प्रोडक्ट्स, क्लियर। तो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होती है। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी, थैंक यू।